नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एलएलबी के लिए। एलएलबी के साथ साथ ये टॉट आपके दिल्ली में भी काम आएगा, यूपी जुडिशरी में भी काम आएगा, बिहार में भी आएगा और वेस्ट बंगाल में भी आएगा, सभी जगह काम आएगा। ठीक है, देखिए मेरे हाथ में ना एक सिलेबस है। इस सिलेबस के जो सेकेंड यूनिट है वो टॉट की क्या है मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड यूनिट कॉलेज के अंदर जो दे रखी है उसके अंदर आएगा आपके पास पहला टॉपिक है इसके अंदर जनरल डिफेंस। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है वाइकेरियस लायबिलिटी, तीसरा आपके पास आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, और इस एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर भी आपके पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जिसके अंदर दो बातें आएगी। एक तो आएगा आपके पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो कि राइलेंड वर्सेस फ्लेचर वाला वाद आएगा। ठीक है, और सेकंड आएगा आपके पास हजार्डियस एनिमल्स, हजार्डियस एनिमल्स। ठीक है, जो ये वाइकेरियस लायबिलिटी है ना बेटा आपकी, इसके अंदर वो आ जाएंगे आपके प्रिंसिपल्स और वो सब होते हैं ना। वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर एजेंट, प्रिंसिपल्स है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड उसके एम्प्लॉयज एटसेट्रा। तो ये जो सेकेंड यूनिट है इसमें हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। पहला आपका डिफेंस का होगा, फिर वाइकेरियस लायबिलिटी का पूरा एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हुए, और फिर आपके पास एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आएगी, हजार्डियस एक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सिलेबस है मेरे पास ये है राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर एक जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय है JNU का, उसका सिलेबस है। तो उन बच्चों को तो पूरा का पूरा सिलेबस ही मिल जाएगा और बाकी बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमेशा हर एग्जाम में आता रहता है, और क्वेश्चन है आपके पास जनरल डिफेंस। पूरा का पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरल डिफेंस क्या होते हैं टॉट के, इट्स मीन कहां पर टॉट अप्लाई नहीं होगा या कहां पर आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, कोई रेमेडी नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती है तो ऑटोमेटिक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें आप खुद अपनी कंसेंट देते हैं और कंसेंट के साथ काम करते हैं तो फिर वहां पे हम लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए इसके अंदर हमारे पास पूरे 13 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे। पहला लिखा है मैंने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया विद कंसेंट। यदि कोई काम करते हैं, अगर मैंने आपके साथ कोई एक्ट किया और जिसमें आपने मुझे कंसेंट दी थी और उस केस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जैसे कि WWF, ठोका ठोकी करते हैं, कंसेंट दी, मैं आपको मारती हूँ, आप मुझे मारते हो, छोटी मोटी की चोट आ जाती है तो मैं कंपनसेशन नहीं दूंगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है WWF। जब इस WWF की बात करते हैं तो जैसे कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि टॉट और जो क्राइम है कई चीजें मिलती जुलती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल डिफेमेशन, मानहानि, आपके IPC में भी है, टॉट में भी है। IPC आपको पनिश करता है, टॉट आपको कंपनसेशन देता है। ठीक है, तो ठीक वैसे इस डिफेंस की बहुत सारी ऐसी बात होगी जो कि यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, IPC में भी देखने को मिलेगी। याद करो IPC का एक सेक्शन है जहां पर आप अपनी कंसेंट से काम करते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ, पट्टेबाजी वाला दृष्टांत दिया हुआ है, याद आया? यस, IPC सेक्शन नंबर 87। तो इसके साथ हम लिखेंगे IPC सेक्शन नंबर 87। लेकिन कंसेंट ऐसी ना हो कि सामने वाले की डेथ भी कोज हो जाए, कंसेंट ऐसी ना हो कि सामने वाले की डेथ कोज हो जाए। हिंदी में कहते हैं सहमति से किए गए कार्य। वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया हिंदी वाले लिखेंगे सहमति से किए गए कार्य। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 टाइप का होता है। कंसेंट 2 टाइप की होती है बेटा। पहली होती है एक्सप्रेस कंसेंट और दूसरी होती है इम्प्लाइड कंसेंट। हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्त कंसेंट, अभिव्यक्त सहमति, और इसको बोलते हैं विवक्षित सहमति, विवक्षित सहमति। बेटा अपने कानून के अंदर ये जो वर्ड है ना हिंदी वालों, सहमति, इसको कई बार सम्मति वर्ड भी लिखा होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हिंदी में लॉ के लैंग्वेज में जो कंसेंट है उसको सम्मति भी बोलते हैं, सम्मति। ठीक है, तो क्या कहा कि वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया, यदि आपने मुझे कंसेंट दी है और कंसेंट से कोई एक्ट कमिट हुआ है और अगर उसमें कोई छोटी मोटी खरोंचे चोट आ गई विदाउट इंटेंशन के, तो उस केस में कोई तरह का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई तरह का सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। इसका एग्जांपल है सेक्शन 87 IPC, बट सेक्शन 87 IPC में लिखा हुआ है कि कंसेंट किसी की डेथ कोज करने की काउंट नहीं होगी।
अब यहाँ पे मैंने लिखा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा बोल पूरा रही हूँ। तो कंसेंट टू टाइप की होती है, एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टू टाइप के होते हैं, आई मीन प्रोमिस भी टू टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस प्रोमिस, क्या बोलते हैं आपके पास इम्प्लाइड प्रोमिस। तो ये जो वर्ड है आपके पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये कई जगह पढ़ने को देखने को मिलता है। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है बेटा? तो एक्सप्रेस का मीनिंग होता है या तो रिटन या फिर ऑरल, या तो रिटन या फिर ऑरल। क्या हो सकता है इसका मतलब? रिटन या ऑरल। हिंदी में लिखित या फिर मौखिक। और विवक्षित का मतलब होता है बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट। जुडिशरी वालों, अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इसकी बात करते हैं कि बाय एक्सप्रेस हो सकता है, बाय रिटन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एजेंसी के अंदर दिया हुआ है ना। और कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 9 सीपीसी में भी दिया हुआ है, आप देखिएगा। तो जुडिशरी वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। अभी आप इतना ही समझेंगे अपने क्या बोलते हैं कॉलेज वाले कि इम्प्लाइड का मतलब ऑलवेज क्या होता है? बाय कंडक्ट। आपसे कुछ पूछा, आप खाना खाएंगे? आप कुछ नहीं बोली, चुप, इसका मतलब नहीं खाएंगे, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जब लड़की वाले को कोई देखने आता है और लड़की चुपचाप उठ के चली जाती है, सब कहते हैं बधाई हो लड़की शर्मा गई, लड़की शर्मा गई। इट्स मीन उसने हाँ कर दिया, ये कंडक्ट है। या किसी चीज को आपको एक्सेप्ट नहीं करना, मुंह पे बोलो नो या यस, या लिख के कहो नो या यस, यानी एक्सप्रेसली। तो जब भी आपको ना बोलना है ना, तो गुस्से से उठ के मत जाना, सीधा बोलना कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं तो आप चुपचाप उठ के चले जाएंगे। योर कंडक्ट कहता है कि क्या बोला? लड़की मान गई, बधाई हो सा, लड़की शर्मा गई, बधाई हो सा। इस कंडक्ट की हम बात करते हैं, जैसे आपके उठ के जाना है ना, ये इम्प्लाइड भी था। और ये प्रूफ कहाँ होता है बता आपको? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 कहता है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंडक्ट की बात करता है। ठीक है, चलिए तो आए हम वापस अपने। तो जब कभी भी दोनों पार्टी सहमति से कोई कार्य करती हैं और उस केस में अगर किसी को कोई इंजरी कोज हो जाती है, तो वहां पर आपको कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। केस का नाम लिखेंगे हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। केस का नाम लिखेंगे हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। ये केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब डेमिनेंस एंड इंजुरेंस एंड डेमिनेंट पढ़ा था। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड के अंदर क्या होता है? एक मोटर कार प्रतियोगिता में वादी दर्शक था, मोटर रेस चल रही थी, आप एक दर्शक के रूप में वहाँ ऑडियंस के रूप में बैठे थे, और आपको पता है भैया रिस्क की तो है ही है, वहां से गाड़ी उछल के आती है, आपके ऊपर गिर जाती है, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो क्या था सुनिएगा। एक मोटर कार प्रतियोगिता में वादी दर्शक था, उस मोटर कार प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवादी कंपनी द्वारा किया गया था। मोटर कार में टक्कर हुई, जिससे एक कार उछलकर दर्शकों पर जाके गिर पड़ी, और जहां पे दर्शकों को नुकसान हुआ, प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना गया। तो यहाँ क्या होता है, जब भी तुम सर्कस में जाते हो, रेसिंग देखने जाते हो, क्रिकेट के मैदान में मैच देखने जाते हो, उस दौरान बॉल आपके ऊपर आके गिर जाती है, हाथी उछल के बाहर आके आपके ऊपर आ जाता है, या कोई गाड़ी चलते हुए वहां से बाहर निकल के आ जाती है, इस केस में यहाँ पर आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप हमारे यहाँ मैच देखने आते हो, जब हमारे यहाँ पे सर्कस देखने आते हो, जब हमारे यहाँ पे आप रेसिंग देखने आते हो मैच के लिए, तो हम आपको जो टिकट देते हैं या उसमें एक शर्तें लिखी होती है कि इस दौरान कुछ भी हो जाती है, अनिश्चित कोई घटना घटित हो जाती है इस दौरान, तो हम लाइबल नहीं होंगे। यानी जहां पर आपने अपनी कंसेंट दे दी, आपने टिकट खरीदा, टिकट पे सारी शर्तें लिखी हुई होती हैं, और देन आप एंटर करते हो, तो उस केस में आपको कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आया कि जहां पे कंसेंट देकर आप काम करते हो और वहां आपको कोई नुकसान होता है, तो टॉर्ट में आपको कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया। लेकिन कई बार आपको सिर्फ डेंजर का नॉलेज होने से कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कंसेंट देनी पड़ेगी। अगला टॉपिक लिखेंगे, केवल नॉलेज होना खतरे का, सहमति नहीं मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ओनली नॉलेज होना कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसका एक केस है जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, ओनली नॉलेज होना कंसेंट नहीं मानी जाएगी।
इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप सबको पता भी है। इसमें क्या था, केस था डैन वर्सेस हैमिल्टन, डैन वर्सेस हैमिल्टन। इस केस में एक महिला थी, ठीक है, वो एक टैक्सी में उसको कहीं जाना था और टैक्सी ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखे थे, तो वो गाड़ी में बैठ के जाती है, उसको पता है इसने दारू पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, फिर भी उससे बैठती है और उस ड्राइवर से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस महिला ने उस ड्राइवर पर केस फाइल किया। ड्राइवर ने कहा कि मैं तो शराबी था, शराब के नशे में था और इनको पता था मैंने शराब पी रखी थी, इनको मेरी गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों बैठे। तो उस ड्राइवर ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, इनको पहले से पता था मैंने दारू पी रखी थी, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। महिला कहती है कि अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो मैं ये थोड़ी मान के चलूंगी कि आप एक्सीडेंट करेंगे, दारू के नशे में भी तो लोग ढंग से गाड़ी चला सकते हैं। तो इस केस में माना कि उस फीमेल को ये पता था कि ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन सिर्फ पता होने से ही खतरे के लिए कोई तरह की कंसेंट नहीं मानी गई। तो क्या टॉपिक था कि ओनली नॉलेज हो जाना कंसेंट नहीं है जब तक कि आप खुद कंसेंट नहीं दे देते हैं। तो इस केस में उस महिला को कंपनसेशन मिलेगा, इस केस में उस महिला को कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और है, आपको पता होगा कि जब बिल्डिंग बन रही है, आपके घर के आसपास बिल्डिंग बन रही होती है, वर्कर नीचे काम कर रहे होते हैं, ऊपर पत्थर की चढ़ाई होती है, तो जब भी पत्थर की चढ़ाई होती है तो नीचे जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको वहां से हटाते हैं, एक अनाउंसमेंट होता है सभी जने हट जाइए, अभी क्रेन से ऊपर पत्थर चढ़ रहे हैं, आप सब लोग स्पेस दे दीजिए। लेकिन वहां पे बिना ऐसा अनाउंसमेंट किए पत्थर ऊपर चढ़ाए और पत्थर की एक शिला नीचे गिर गई और एक लेबर के ऊपर गिर गई, एक श्रमिक जो काम कर रहा था उसके ऊपर गिर गई, उसके लग गई। तो उसने जब कंपनसेशन मांगा तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपको पहले से पता था कि पत्थर ऊपर चढ़ेंगे, आपको हट जाना चाहिए था। और तो पत्थर कितने बजे चढ़ेंगे, कब चढ़ेंगे, एक अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, नीचे वाले वर्कर काम कर रहे हैं। तो सिर्फ नॉलेज होना ही अपने आप में कंसेंट नहीं है जब तक कि कंसेंट न दी जाए। तो ये केस का नाम लिखिए, स्मिथ वर्सेस बेकर, ये भी फेमस केस है। तीसरा केस का नाम लिखिए, स्मिथ वर्सेस बेकर, 1891 AC। इस केस में पत्थर की चट्टानें चढ़ रही थी, नीचे लेबर काम कर रही थी, सूचना देना जरूरी है, केवल नॉलेज अपने आप में कंसेंट नहीं है। तो कुल मिला के कंसेंट का बेनिफिट तभी होता है जब कंसेंट आपने दी है, और जहां पे सिर्फ नॉलेज है वो कंसेंट में कवर नहीं होगा। इस केस अगर कोई भी नुकसान होता तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक ट्रिक याद करवा रही हूँ। आप जैन पांडे जी की बुक या फिर बांगिया जी की बुक ले लीजिएगा, फिर इन सबको वापस वहां से रीड कीजिएगा, जीवन भर के लिए टॉट आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। शर्त ये है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सबकी एक रीडिंग वापस, क्योंकि यहाँ पे इतना शॉर्ट में बताऊंगी ना, मेन आपको दे दूंगी जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी आपको इसकी और डिटेल करनी है तो या तो RK बांगे जी की बुक ले लीजिएगा या जैन पांडे जी की बुक ले लीजिएगा, दोनों में सारे केसेस दिए हुए, उनमें कहानियां भी दी हुई है, ठीक है। तो ये था पहला, केवल सहमति होना ही अपने आप में, कंसेंट देना ही अपने आप में क्या नहीं है, कंसेंट देने पर आपको टॉट पे बेनिफिट मिलेगा, पर केवल नॉलेज होना ही अपने आप में कंसेंट कंप्लीट नहीं करती। इसका एक और फेमस केस है जो आपको याद है, आगे भी लिखाऊंगी मैं, पद्मावती वाला केस है जिसके अंदर गाड़ी लेके जाते हैं, तो मैं ये आपको आगे और भी जगह पे आएगा, वहां पे हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड, ये तो आप सबका फेवरेट है। सेकंड पॉइंट आता है एक्ट ऑफ गॉड। किसको बोलते हैं? देविक, देव कृत्य, यानी बहुत तेज बारिश आ जाना है ना, बहुत तेज भूकंप आ जाना और इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन लाइबल नहीं होगा, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन आपके पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और आपको कई बार कह रखा है कि इसकी रिपेयरिंग करवाइए, फिर भी आपने रिपेयरिंग नहीं करवाई, तेज बारिश आई, बिल्डिंग गिर गई, एक आदमी नीचे दब गया, उसको लग गई, कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि माना कि वो एक्ट ऑफ गॉड है, पर आपको इससे पहले कई बार अवेयर कर चुके हैं कि कृपया करके
आप इसकी रिपेयरिंग करवाइए। अगर नहीं करवाते तो फिर एक्ट ऑफ गॉड के साथ आपकी नेग्लिजेंसी भी तो है, और नेग्लिजेंसी होगी तो सजा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका फेमस केस है मार्शलैंड, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। आइए इसका फेमस केस लिखेंगे, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इसका एक ही फेमस केस है और हमेशा आपको यही याद रखना है। 1876 एक्ट ऑफ गॉड, जहां पे एक्ट ऑफ गॉड है ओनली और आपकी उसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, तो वहां पर आपको कोई तरह का कंपनसेशन नहीं देना है। आपका घर गिर गया बारिश में, एक आदमी नीचे दफन गया, मर गया, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपकी नेग्लिजेंसी है तो आपकी गलती है। तो पहला आता है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, दूसरा आता है एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसको हिंदी वाले लिखेंगे अवश्यम भावी दुर्घटना, जो टाली नहीं जा सकती। क्या लिखेंगे इसको? अवश्यम भावी दुर्घटना। जो होनी है, जिसको हम टाल नहीं सकते, इसको बोलते हैं इनएक्विटेबल एक्सीडेंट होना, अवश्यम भावी दुर्घटना, जिसे टाला नहीं जा सकता है। जैसे कि एक घोड़ा है, वो अचानक से फटाके की आवाज से घोड़ा भागने लग जाता है, तो घोड़ा भागने लग जाता है, आप कोई क्या कर सकता है ना। तो इसके अंदर एक केस है कि एक प्रतिवादी अपना घोड़ा लेके जा रहा था और रास्ते में कुत्ते यानी डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, घोड़ा चमक जाता है और भागते हुए बहुत सारे लोगों को नुकसान कायद कर देता है। तो क्या घोड़े का मालिक यहाँ पे लाइबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अपने घोड़े को बहुत संभाल के लेके जा रहा था, लेकिन कुत्तों की भौंकने की वजह से घोड़ा जो है कंट्रोल से बाहर हो गया। इसमें उसके मालिक की कोई गलती नहीं है। केस का नाम लिखेंगे होम्स वर्सेस मेयर। केस का नाम लिखेंगे होम्स वर्सेस मेयर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हम इसका 3rd नंबर वाले का केस लिखते हैं होम्स वर्सेस मेयर। ईयर लिखेंगे हम लोग 1875। शॉर्टकट लिखेंगे राजमार्ग पर घोड़ा ले जाना और कुत्तों का भौंकना। तो घोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है, मालिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैसी उसके कंट्रोल के बाहर की। ठीक वैसे एक मालिक जो है, दूल्हे की शादी थी तो उसकी शादी में घोड़ी लेकर आता है, वो पहले ही बता देता है भैया फटाके मत छोड़ना, मेरी घोड़ी फटाकों से डरती है। पर लोग तो मानते नहीं है, फटाके बजे, घोड़ी उछली, दूल्हा नीचे गिरा, दूल्हे को चोटें आई। तो क्या इस केस में कोई कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने पहले अवेयर कर दिया। अब फटाके छोड़ोगे तो हमारी घोड़ी उछलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज तक एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, क्या दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता, घोड़े पे क्यों नहीं, ढूंढिएगा। सेकंड आता है स्टेनले वर्सेस पावेल। ये भी फेमस केस है, आप सबको पता है ये स्टेनले वर्सेस पावेल। स्टेनले वर्सेस पावेल 1891। ये है गोली का वृक्ष से टकराना। मैंने एक बंदूक से गोली चलाई, वो गोली जाके एक पेड़ से टकरा के वापस एक आदमी पे लग गई। अब हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि अपन तो शिकार के लिए करते। उस गोली का क्या हो गया, अचानक से पेड़ से टकरा कर पास से निकल के एक आदमी पे लग जाती है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये कैसी थी, एक दुर्घटना थी, और इस दुर्घटना के कारण ये एक दुर्घटना मानी गई, और इस दुर्घटना के कारण कोई तरह का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में था कि डिफेंडेंट ने तीतर पर गोली चलाई जो एक वृक्ष से टकराकर एक वादी को लग गई, जो वहां से निकल रहा था उसकी आंख में लग गई। इसको हम बोल सकते हैं एक्ट और एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। इसकी नेचर कैसी? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा की तरह है, जैसे कि सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी। तो हम इसके साथ हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी के साथ भी यही आता है, इसके साथ भी आ जाता है ना। यहाँ पे आ जाएगा 81, यहाँ पे लिख देते हैं 80, कलर चेंज करते हैं ना।
ये दिखेगा, ट्राई करते हैं। सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी, वो भी ऐसी बात करती है। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी है, वो भी यही बात करती है बिल्कुल। क्या कहती है कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर भी गोली चला रहे थे, पक्षी पर लग गई पेड़ और पास में एक आदमी निकल रहा था, उसके ऊपर चली गई। क्या आपने जानबूझ के किया? नहीं। क्या हो गया? अनजाने में। दैट इज ए एक्सीडेंट। और बिल्कुल ऐसे ही एक्सीडेंट का बेनिफिट आपको दिखता है आईपीसी के सेक्शन नंबर 80 में। तो पहला आता है वॉलंटरी नॉट फेट इंजूरिया, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, अवश्य भाविक घटना, चौथा आता है प्राइवेट डिफेंस। ओ भाई, इस प्राइवेट डिफेंस का नाम लेते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है। पर जब भी हम प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं ना तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जब प्राइवेट डिफेंस कहते हैं उनके मुंह से पता क्या निकलता है? आईपीसी का सेक्शन नंबर 76 से 106। गलत जवाब। ये जो प्राइवेट डिफेंस है ये कहाँ दिया हुआ है? आईपीसी में। कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन नंबर 96 से 106 में। ठीक है, 96 से 106 में। और यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जनरल 96 से 99, फिर आता है बॉडी रिलेटेड प्राइवेट डिफेंस 100 से 102, फिर आता है प्रॉपर्टी रिलेटेड 103 से 105 सॉरी, और देन आता है इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट 106। यानी जब आप अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर आप यूज करते हैं किसी चीज को तो वहां पे कोई तरह का कंपनसेशन नहीं देना होगा। एक आदमी आपका मर्डर कर रहा है और आप अपने आप को बचाने के लिए उसका मर्डर कर देते हो तो वहां पे कोई तरह का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए किसी की डेथ भी कोज कर सकते हैं। ये बात सेक्शन 100 आईपीसी में लिखी हुई है। हम अपने घर को बचाने के लिए किसी की डेथ भी कोज कर सकते हैं तो हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन नंबर 103 आईपीसी में लिखी हुई है। तो प्राइवेट डिफेंस में यदि आप कोई एक्ट करते हो तो वहां पर अगर आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है तो वहां पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो पहला है वॉलंटरी नॉट फेट इंजूरिया, दूसरा आता है एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, चौथा आता है प्राइवेट डिफेंस। इस प्राइवेट डिफेंस पे आपको कोई एक सुंदर सा केस लिखवा देते हैं। ठीक है, एक एक केस आपको सब जगह लिखना ही लिखना है। केस लिखेंगे टर्नर वर्सेस जगमोहन सिंह। केस का नाम लिखेंगे टर्नर वर्सेस जगमोहन सिंह, क्योंकि टॉट के अंदर आपको केसेस लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना ना। टर्नर वर्सेस जगमोहन सिंह 1905 एक केस का नाम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक था प्लेंटिफ, एक था डिफेंडेंट। ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का घोड़ा बार बार डिफेंडेंट की घोड़ी को मार रहा था। क्या कहा? प्लेंटिफ का घोड़ा बार बार डिफेंडेंट की घोड़ी को मार रहा था। डिफेंडेंट को ये राइट है कि वह अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी की रक्षा करे। तो डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी घोड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेंटिफ के घोड़े को मारा, वो मर गया। तो उसकी घोड़ा मेरी घोड़ी को छेड़ रहा है तो मारूंगी नहीं क्या मैं? तो डिफेंडेंट ने बेचारे ने अपनी घोड़ी को बचाने के लिए घोड़े को मारा, घोड़ा मर गया। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस कर दिया, घोड़े के पैसे दिलाए जिसने मार दिया। डिफेंडेंट ने कहा कि मैंने मेरी घोड़ी का प्राइवेट डिफेंस करते हुए मारा है, मैंने कोई गलती नहीं की। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही, आपको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी और को मार रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये तो है टॉर्ट का प्राइवेट डिफेंस। और इस प्राइवेट डिफेंस का डिटेल हम कहाँ पढ़ते हैं? आईपीसी के सेक्शन नंबर 96 से 106 में। तो जब भी समय मिले एक बार आईपीसी का सेक्शन 96 से 106 जरूर रीडिंग कीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। पहला है वॉलंटरी नॉट फेट इंजूरिया, दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट, चौथा आता है आपके पास प्राइवेट डिफेंस। नाउ चलते हैं नंबर 5। हिंदी में प्राइवेट डिफेंस को कहते हैं बेटा प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, फिर आता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी जब भी आप पढ़ते हैं ना, और आप इसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे बैरेक पढ़ेंगे तो आपको वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो हमेशा आपको याद रहेगी और वो केस भी आपको हमेशा रहेगा। हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता का कार्य। आवश्यकता का कार्य।
इसको हम आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 81, आईपीसी सेक्शन 81 में। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ केस के साथ। पहले केस का नाम लिखेंगे ताकि वो केस आपको हमेशा याद रहेगा। बस वो केस मिल जाए मुझे। आवश्यकता का कार्य, भूख हड़ताल पर बैठी कैदी ने उस वजह से एक्ट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि वो केस जो है उसमें एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं हुआ था। कहानी तो मैं आपको भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं सोचो केस मिल जाए ना तो आपको हमेशा याद रहेगा वो केस, क्योंकि मुझे उसकी कहानी तो याद है पर केस का नाम मेरे को देखना पड़ेगा। चलो कहानी सुना देती हूँ पहले एक बार। हुआ क्या था इस केस में। एक्ट ऑफ नेसेसिटी के दो चीजें बताऊंगी, जिसमें एक आपको एक्ट ऑफ नेसेसिटी दिखेगा और एक में आपको एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं दिखेगा। तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी की पहली बात करते हैं हम कि केस का नाम लिखेंगे लेग वर्सेस ग्लेडस्टोन। लिखो पहला केस, लेग वर्सेस ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन बड़ा खतरनाक नाम है टॉड के अंदर, तो खुद बना भी नहीं सकते मन से हो। 1909 इस केस में क्या हुआ था, लेग वर्सेस ग्लेडस्टोन 1909। इस केस में जो था एक पर्सन जो है भूख हड़ताल पर बैठा था, बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो एक व्यक्ति जो कि डिफेंडेंट है उसने जबरदस्ती उसको खाना खिलाया। तो उसने कहा तुमने मेरे साथ जबरदस्ती कैसे की, मैं तो तुम पे केस करूंगा, तुमने मेरे राइट्स का वायलेशन किया। कोर्ट ने कहा नो, दैट इज द एक्ट ऑफ नेसेसिटी। यदि तुम उसे खाना नहीं खिलाते तो मर जाता, उसको बचाना जरूरी था। बचाना जरूरी था या नहीं था? तो अगर बचाने के लिए हमें किसी को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़े तो हम खिला सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ नेसेसिटी था, इसलिए कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। सेकेंड केस लिखो माउस का वाद। दूसरा केस लिखेंगे माउस वाद। माउस केस 1609। माउस फॉर चूहा नहीं है, ये माउस केस है। इसमें एक शिप थी, जहाज था जिसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ था, उसको लेके पानी से जा रहे थे। वो सामान इतना ज्यादा था कि यदि उस सामान को कम ना किया गया तो पूरी की पूरी नाव सामान के साथ डूब जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उसमें से थोड़ा सा सामान कम किया ताकि थोड़ा सा सामान पानी में गिराना पड़ा बाकी सारे सामान को बचाने के लिए। तो ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी था। तो जो थोड़ा सा सामान फेंका गया उसका कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो पहला केस था बलपूर्वक किसी को फूड खिलाना। सेकेंड था सामान को कम करना ताकि बाकी सामान को प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरा केस आता है कि तीसरा केस जो मैं कह रही हूँ, केस का नाम मुझे अभी याद नहीं है। केस ये था, कहो ना प्यारे मूवी देखी आप लोगों ने कभी, उसमें ना बड़ी जहाज थी, छोटी सी जहाज एक बंदरगाह पे छूट जाती है, ठीक वैसे ही हुआ था। 3 लोग एक बंदरगाह पे छूट गए थे। दूर दूर तक खाने को हवा और पीने को पानी के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, अब वो कहते अब करे क्या, एक दूसरे को बचाने क्या करे। तो दो ने प्लानिंग की कि सब भूख से मरे जा रहे हैं, बहुत दिन निकल गए। तो दो ने प्लानिंग की हम इस तीसरे को मार के खा जाते हैं ताकि हम जीवित बच जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, दोनों ने मिलकर तीसरे को मार के खा गए। और जब मार के खा गए फिर बाद में फाइनली वो वहां से प्रोटेक्ट होके आए, पुलिस के सामने आए, कोर्ट के सामने लेके आए। तो कोर्ट ने कहा भैया आपने मर्डर किया। उन्होंने कहा नहीं हमने मर्डर नहीं किया, दिस इज अ एक्ट ऑफ नेसेसिटी। यदि हम उसको मार के नहीं खाते तो हम दोनों मर जाते। कोर्ट ने कहा सॉरी, आप अपनी जान बचाने के लिए किसी ऐसे पर्सन को नहीं मार सकते जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, दैट इज नॉट एक्ट ऑफ नेसेसिटी। यहाँ पे आपने मर्डर किया, मर्डर के लिए लाइबल होंगे दोनों जने, ठीक है, ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं था। दूसरा एग्जांपल, आप एक बड़ी जहाज में जा रहे हो, कैप्टन है आप उसके, इधर से एक जहाज आ रही है जिसमें 200 लोग हैं, इधर से एक जहाज आ रही है जिसमें 5 लोग बैठे हैं और आपकी जहाज में 250 लोग बैठे हैं। अब क्या होगा, अगर आप इधर टर्न करो तो पूरे 250 लोग मर जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर इनको बचाना है। और अगर आप दोनों को बचा रहे हो, 50 वाले को 250 वालों को, और 5 लोग मर रहे हैं, तो इस केस में ज्यादा लोगों को बचाने के लिए आप 2 लोगों को भी मार सकते हैं। तो इस केस में एक्ट ऑफ नेसेसिटी है। जहाज ने अपना मुड़ा उतर किया, 5 वाले नाव में जो बैठे थे वो मर गए, लेकिन 250-300 लोगों को बचा लिया गया, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ नेसेसिटी। ठीक वैसे ही एक घर में आग लग गई, एक घर में आग लग गई। यदि घर इधर घिरता है, यदि घर इस साइड में गिरता है तो एक गैस गोदाम है, गैस सिलेंडर पड़े हैं और पूरा का पूरा गांव जल के नष्ट हो जाएगा। तो आपने अपनी सद्बुद्धि का यूज करते हुए उस मकान को उधर गिराया जहां पे 2 छोटे छोटे हाउस थे, झोपड़ी थी जिसमें 5-6 एनिमल्स थे, वो सारे जल के मर गए, घर का सामान सारा जल गया।
आपने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। दैट इज द एक्ट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि अगर इधर गिर जाता तो पूरा गांव ही नष्ट हो जाता। इसको हम कह सकते हैं बड़ी अफवानी को रोकने के लिए छोटी अफवानी की जा सकती है, बड़े डेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे डेंजर को कमिट किया जा सकता है। दैट इज द कॉल एक्ट ऑफ नेसेसिटी, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी। देखा, मैं कंपनी वालों को कहती हूं महिलाएं भी बोर्ड पे पढ़ाती हैं। अब देखो ये पूरे के पूरे बाल इधर आ गए मेरे, गलत है ना ये? मैं रोज क्लास में पढ़ाते हुए हंसती हूँ बच्चों से कि ये टेक्नोलॉजी वाले सोचते हैं सिर्फ पुरुष ही पढ़ा सकते हैं, महिलाएं नहीं। अब पुरुष के तो छोटे छोटे बाल होते हैं इसलिए दिक्कत नहीं आती, अब हमारे बाल तो इसके अड़ जाते हैं ना, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी वालों आप अपने बोर्ड को हेयर फ्री बनाइए, बाल इससे टच हो तो कोई इफेक्ट ना डाले, ऐसा कुछ बनाइए। भाई महिलाएं भी पढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुष ही पढ़ाते हैं और हम छोटे बाल नहीं रखेंगे। बाल तो हमारे गहना होती है, बचपन से सिखाया होता है महिलाओं के लिए बाल उनके गहना होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें, हम महिलाओं के हिसाब से बोर्ड प्रिपेयर करें। चलिए आगे चलते हैं, मिस्टेक। आगे चलते हैं हम, मिस्टेक, भूल। भूल बड़ी गजब की चीज़ है। ये मिस्टेक आपको बहुत सारी जगह पे पढ़ने को मिलेगी। ये आईपीसी के अंदर भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी है। आईपीसी में आपको पढ़ने को मिलती है सेक्शन नंबर 90 में, जहाँ पे बताया कब मिस्टेक होगी कब नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 20 के अंदर है। अगर कोई चीज मिस्टेक से हो जाती है तो माफी योग्य है, लेकिन मिस्टेक भी कैसी? तो बेटा मिस्टेक भी 2 टाइप की होती हैं। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। लिखो एक लाइन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। यदि तथ्य की भूल होती है तो माफी योग्य होगी, बट यदि तथ्य की भूल नहीं है तो फिर क्या होगा? माफी योग्य नहीं है, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। विधि की भूल को हम आपको माफी नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल कहां पढ़ते हैं अपन? तो लिखिए आईपीसी सेक्शन नंबर 76 एंड 79। ठीक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है सेक्शन नंबर 20, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तो अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो माफी मिलेगी, नो कंपनसेशन। क्या इसके ऊपर कोई केस है? देखते हैं, कोई सुंदर सा केस है तो आपको लिखा देते हैं। इसके ऊपर कोई ऐसा केस है नहीं। कंसल्टेट कंपनी वर्सेस गार्टिस, ग्राहक ने नीलामकर्ता को निलाम करते हैं, मतलब है पर इतना ना बड़ा नाम नहीं है उस केस का, लीडिंग जजमेंट नहीं है, बट नाम लिखा देते हो। अब लिख लीजिए कंसोलिडेटेड कंपनी, केस का नाम लिखेंगे अपन, थोड़ा सा स्पेस करते हैं इसके लिए। फैक्ट के लिए केस लिखिए कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस 1894 क्वीन बेंच। 1894 क्वीन बेंच। इस केस में क्या हुआ था कि हमने नीलामी यानी ऑक्शन, नीलामी यानी ऑक्शन में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी और जिसने बोली लगाई हमने पैसे उसको दे दिए, जबकि एक्चुअल में पैसे उसके ऑनर को देने थे। तो ये मिस्टेक हो गई, पर हमने तो पैसे दे दिए, तो क्या हुआ? उन पैसों को रियल ऑनर को दे दिया जाएगा। तो देखो इस केस में पैसे देने थे ऑनर को, भूल में वो पैसे ऑनर की बजाय किसी और को दे दिए गए, तो ये थी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो बाद में वो पैसे उसके ऑनर को वापस दे दिए जाएंगे। तो एक केस आपका इसमें भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्या था? वॉलेंटरी नॉट फेट इंजूरिया। सेकंड क्या था? एक्ट ऑफ गॉड। थर्ड क्या था? इनएविटेबल एक्सीडेंट, हो गया रब्बा रब्बा। फोर्थ क्या था? प्राइवेट डिफेंस। 5 क्या है? एक्ट ऑफ नेसेसिटी। 6 क्या है? मिस्टेक हो गई, ठीक है। नाउ आता 7, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, संप्रभु के कार्य। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा अपन इसको? संप्रभु के कार्य। तो आइए, संप्रभु के कार्य।
सरकार के काम के लिए कोई भी तरह का आपको नहीं मिलेगा। संप्रभु के कार्य, यदि गवर्नमेंट अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में रहकर कोई काम कर रही है और उसमें किसी तरह का आपको कोई लॉस होता है तो आपको कोई तरह का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इमरजेंसी लगी हुई है, बाहर निकलते हो, सरकारी कर्मचारी कोई काम करते हैं जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया, आपको नुकसान हो गया, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं सोवरेन एक्ट। जब संप्रभु के कार्य घटित हो रहे हैं उस दौरान आपको कोई नुकसान होता तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन सभी जगह हैं। इसका एक फेमस केस आपको पता होगा, विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वो गैराज से कलेक्टर साहब की गाड़ी आ रही थी, लेकिन वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के रूप में काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो गैराज से ठीक होकर आ रही थी। उसमें आप बैठ गए, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जब गवर्नमेंट का काम चल रहा है, गवर्नमेंट कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उस दौरान कुछ हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा है, सीएम साहब का काफिला जा रहा, बीच में आ जाते हो तो आपकी गलती है, उन्होंने तो आपको अवेयर किया, थोड़ा साइड में हो जाइए, है ना। तो जब कभी भी गवर्नमेंट अपना सोवरेन एक्ट करती है, उस ड्यूरिंग कुछ होता तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जब संप्रभु कार्य नहीं हो रहे हैं, ऑर्डिनरी काम चल रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, खाना लेने जा रही है, उस दौरान कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, सबके केसेस भी लिखाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इसको याद करने का एक ही तरीका है, जब मैं पढ़ाऊं तब लिखिएगा जरूर, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिएगा। साथ में जैन पांडे या फिर आर.के. बांगे जी की बुक जरूर लेके बैठिएगा, सारे के सारे केसेस आपको उसमें मिलेंगे। एक बार रीडिंग कीजिएगा, परमानेंटली आपको टॉट याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इसको मर्ज भी करवा देंगे ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। आज के लिए धन्यवाद।